स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या चीज है? ये बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है। अभी लास्ट क्लास तक हमने क्या क्या पढ़ा? लास्ट क्लास तक हमने बेसिक थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात की, थर्मोडायनेमिकल प्रोसेसेस के बारे में बात की, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक वगैरह। अब हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हेडिंग डालिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। स्टेटमेंट लिखिए, साथ साथ लिखिए, फिर एक्सप्लेन करूंगा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, the amount of heat given or taken out of the system, amount of heat given or taken out of the system is equal to the sum of change in internal energy of system and work done by or against the system. आप अगर किसी सिस्टम को हीट देते हो तो वो हीट दो काम करती है। सम पार्ट ऑफ हीट चेंजेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ हीट चेंजेस द डज सम वर्क ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम, डिपेंड्स कि आपने हीट दी है या हीट बाहर निकाली है। मैथमेटिकली इसको लिखते हैं dq इज इक्वल टू du प्लस dw। अब लिखना नहीं, अब समझो, पहले मैं टाइम दूंगा लिखने का। dq इज इक्वल टू du प्लस dw। अब समझने का केस है, समझने का काम करो, बाद में लिखने का टाइम दूंगा। dq क्या है? हीट गिवन और टेकन आउट ऑफ सिस्टम। du क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। dw क्या है? dw है वर्क डन ऑन और बाय द सिस्टम। सो तीन चीजें हैं। dq ये हीट, या तो आप सिस्टम को हीट दोगे या सिस्टम से हीट बाहर निकालोगे। du क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। dw क्या है? वर्क डन ऑन द सिस्टम या फिर वर्क डन बाय द सिस्टम। क्या क्या मतलब है? जैसे सपोज करो आपके पास ये एक सिलेंडर है फिटेड विथ पिस्टन। इसके लॉजिक से समझो। एक सिलेंडर है फिटेड विथ पिस्टन, इसके अंदर एक आइडियल गैस है। इसमें आपके पास आइडियल गैस है, n मोल्स ऑफ आइडियल गैस है अंदर। अब अगर आप इस सिस्टम को हीट देते हो तो उसको लेते हैं पॉजिटिव। सिस्टम को हीट दोगे तो इसको क्या लोगे? पॉजिटिव। अगर सिस्टम से हीट बाहर निकालते हो तो इसको लोगे नेगेटिव। हीट अगर देते हो तो इसको क्या लोगे? पॉजिटिव। सिस्टम से हीट बाहर निकालोगे तो इसको क्या लेते हैं? नेगेटिव। हीट इज गिवन टू सिस्टम सो इट इज टेकन एज पॉजिटिव, हीट इज टेकन आउट ऑफ द सिस्टम सो इट इज टेकन एज नेगेटिव। ये बात समझ में आई? कन्वेंशंस का ध्यान रखना। पहले du है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इसको लोगे पॉजिटिव इफ टेम्परेचर राइज।
टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या होगा? पॉजिटिव। क्यों? आप इंटरनल एनर्जी रिविजिट करो जो फर्स्ट क्लास में कराई थी, एक बार दोबारा बात करते हैं। इंटरनल एनर्जी दो तरह की होती है, काइनेटिक और पोटेंशियल। काइनेटिक किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। पोटेंशियल किस पे डिपेंड करती है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। ध्यान है बात? काइनेटिक किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। और पोटेंशियल किस पे डिपेंड करती है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। आइडियल गैस में एनर्जी जो होती है वो प्योरली क्या होती है? काइनेटिक। क्योंकि वो प्योरली काइनेटिक है तो इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली। हम यहां पे आइडियल गैस की बात कर रहे हैं। सो आइडियल गैस में अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज। अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज। तो अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है पॉजिटिव अगर टेम्परेचर राइज करता है, और ये लेते हो नेगेटिव अगर टेम्परेचर फॉल करता है। टेम्परेचर राइज करेगा तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी? चेंज पॉजिटिव। अगर टेम्परेचर फॉल करेगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी? नेगेटिव। न्यूमेरिकल्स में भी और क्लियर होगा। इसी तरह से वर्क डन की अगर हम बात करें तो वर्क डन जो है, वर्क डन इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीजेस तो लेते हैं पॉजिटिव। इफ वॉल्यूम डिक्रीजेस तो इसको लेते हैं नेगेटिव। एक्सपेंशन होगा तो क्या लेंगे? पॉजिटिव। कंप्रेशन होगा तो क्या लेंगे? नेगेटिव। एक्सपेंशन होगा तो क्या लेंगे? पॉजिटिव। कंप्रेशन होगा तो क्या लेंगे? नेगेटिव। डीडब्ल्यू होता कितना है? ये डीडब्ल्यू कितना होता है? ये होता है पीडीवी। याद है? डीडब्ल्यू क्या हो जाता है? पीडीवी। तो इसीलिए एक्सपेंशन होगा तो डीवी पॉजिटिव होगा तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। पिछले केसेस में भी कर रहे थे हम। 2.303 एनआरटी लॉग V2 by V1 में भी एक्सप्लेन किया था, आइसोथर्मल में, एडियाबैटिक में भी एक्सप्लेन किया था, NR upon 1 minus gamma T2 minus T1 में। अगर एक्सपेंशन होता है तो वर्क डन क्या होता है? पॉजिटिव। अगर कंप्रेशन होता है तो वर्क डन क्या होता है? नेगेटिव। ये कन्वेंशंस का ध्यान रखना है, ठीक है? दोबारा, DQ क्या है? हीट गिवन और टेकन आउट ऑफ द सिस्टम। अगर हीट गिवन टू द सिस्टम होगी तो क्या लोगे? पॉजिटिव। हीट टेकन आउट ऑफ द सिस्टम होगी तो क्या लोगे? नेगेटिव। टेम्परेचर बढ़ेगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या लोगे? पॉजिटिव। अभी इसका फॉर्मूला भी हम निकालेंगे। टेम्परेचर कम होगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या लोगे? नेगेटिव। अगर एक्सपेंशन होगा तो डीडब्ल्यू क्या लोगे? पॉजिटिव। अगर कंप्रेशन होगा तो डीडब्ल्यू क्या लोगे? नेगेटिव। ये बात क्लियर है सबको? ऑनलाइन सबको क्लियर यहां तक? इसको यूज करते हैं, मेन इसका यूज है। प्लीज ध्यान दीजिएगा, मैं टाइम एक साथ लिखने के लिए दूंगा, पहले समझो ध्यान से। चीजें समझ में आ गई तो लिखने में भी अच्छा लगेगा। इसकी एप्लीकेशंस, पहला एप्लीकेशन, अगर मैं आइसोथर्मल की बात करता हूं, आइसोथर्मल प्रोसेस में, आइसोथर्मल प्रोसेस में हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे लगाएंगे? आइसोथर्मल क्या बताया? क्या कांस्टेंट होता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हुआ तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा? जीरो, क्योंकि इंटरनल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट इफ टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। सो आइसोथर्मल प्रोसेस में सिंस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, देयरफॉर du चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? मतलब du क्या हो जाएगा? जीरो। सो अप्लाई कीजिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो dq किसके इक्वल? du प्लस dw। सो du जीरो है, बिकॉज du इज जीरो, तो आप इसमें लगाओगे dq इज इक्वल टू du, सॉरी dw, dq इज इक्वल टू dw। मतलब इस स्टेटमेंट से हमें क्या पता लगा? इस स्टेटमेंट का कंक्लूजन क्या है? देयरफॉर इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस,
in an isothermal process, if system expands, then heat must be given to the system. मतलब if dW is positive, तो dQ must be positive. दोनों बराबर है, तो dW अगर पॉजिटिव है, तो अगर आइसोथर्मल रखते हुए मुझे एक्सपैंड करना है तो बाहर से हीट अंदर आनी चाहिए. अगर हीट अंदर नहीं आ रही तो टेम्परेचर फॉल कर जाएगा. सो इसका कंक्लूजन क्या हुआ कि अगर एक्सपैंड करना है आइसोथर्मली तो आपको सिस्टम को हीट क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी. तो हीट मस्ट बी प्रोवाइडेड. सिमिलरली अगर आप कंप्रेस करोगे तो dW क्या हो जाएगा, नेगेटिव. तो dQ क्या होना चाहिए, नेगेटिव. मतलब अगर आप आइसोथर्मली कंप्रेस करोगे तो हीट मस्ट बी गिवन आउट ऑफ द सिस्टम. हीट मस्ट बी टेकन आउट ऑफ द सिस्टम. ऑल्सो in an isothermal process, if system is compressed, then heat must be taken out of the system. मैथमेटिकली अगर dW नेगेटिव चाहिए आपको तो dQ भी क्या चाहिए होगा, नेगेटिव. लॉजिकली क्लियर, पहला समझ में आया. दूसरा ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ, मतलब आइसोथर्मल. आइसोथर्मल के बाद अगर हम एडियाबैटिक में लगाएं, एडियाबैटिक प्रोसेस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएं. एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, हीट isolated system होगा, heat must not be given to the system or taken out of the system. So since in adiabatic process no heat is given or taken out of system, ना सिस्टम को हीट दी ना सिस्टम से हीट ली, नो हीट इज गिवन और टेकन आउट ऑफ द सिस्टम, तो dQ कितना हो जाएगा, जीरो. dQ क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम और टेकन आउट ऑफ द सिस्टम. दोनों क्या है, जीरो. ना तो हीट सिस्टम को दिया ना सिस्टम से हीट बाहर निकाला, तो dQ की वैल्यू क्या हो गई, जीरो. अब dQ जीरो हो गया, अप्लाई करो. अप्लाइंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, dQ इज इक्वल टू du प्लस dW. ये हो गया जीरो, तो du किसके बराबर आया, माइनस dW. इससे क्या कंक्लूजन निकला, इससे कंक्लूजन क्या निकला कि अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है, इन एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब अगर आइसोलेटेड सिस्टम है, एडियाबैटिक प्रोसेस यानी आइसोलेटेड सिस्टम है. पहला पॉइंट, इफ dW is positive then du is negative. dW पॉजिटिव का मतलब that is if system expands then temperature falls. Yes or no? dW पॉजिटिव तो du नेगेटिव, सिस्टम एक्सपैंड तो टेम्परेचर फॉल. मैथमेटिकली मैंने बोला था आगे प्रूव करेंगे. तो आइसोलेटेड सिस्टम में एक्सपेंशन जब होगी तो टेम्परेचर क्या होगा, फॉल करेगा. दूसरा इसी तरह से इफ dW इज नेगेटिव देन du इज पॉजिटिव. दैट इज इफ सिस्टम कंप्रेसेस then temperature rises. कंप्रेशन करोगे तो टेम्परेचर राइज करेगा, एक्सपेंशन करोगे तो टेम्परेचर फॉल करेगा.
दोनों एप्लीकेशन समझ आई? 9 है टोटल, ये 2 क्लियर है। पहले मैं सिंपल वाली करा रहा हूं, डिफिकल्ट वाली आएंगी, रुकूंगा, पहले तुम्हें लिखने का टाइम दूंगा, फिर डिफिकल्ट वाली कराऊंगा जिसमें काफी सारा मैथ्स है। यहां तक बात समझ में आ गई? ऑनलाइन सबको यहां तक बात क्लियर है बेटा? ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, थर्ड। आइसोथर्मल हो गया, एडियाबैटिक हो गया। थर्ड पे आओ, आइसोबारिक प्रोसेस। अब ध्यान से देखना एक एक चीज, प्लीज। लिखने का टाइम बेटा मिलेगा, समझने पे पहले फोकस करो। सर पहले समझ लो प्लीज, आइसोबारिक प्रोसेस, क्योंकि जब सब लिखेंगे तो आप आराम से बैठ के क्या करोगे, इससे अच्छा भी आप भी समझ लो ना। आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, इसमें कुछ भी जीरो नहीं होगा, ना dq जीरो होगा, ना du जीरो होगा, ना dw जीरो होगा। आइसोबारिक में कुछ भी जीरो नहीं होगा क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। सो इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, then for ideal gas dq कितना हो जाएगा? NCP dt, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो C कौन सा यूज होगा? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो लगेगा NCP dt। अब अगर इसमें मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करूं, अप्लाइंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मेरे पास आएगा dq इज इक्वल टू du प्लस dw, तो NCP dt इज इक्वल टू du प्लस pdv। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला बना NCP dt प्लस माइनस pdv। ये किसी भी फॉर्मेट में आप यूज कर सकते हो कांस्टेंट आइसोबारिक प्रोसेस में। आइसोकोरिक प्रोसेस में कैसे यूज करोगे? आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहेगा? वॉल्यूम। आइसोकोरिक प्रोसेस में कांस्टेंट रहेगा वॉल्यूम। सिंस वॉल्यूम रिमेन सेम, देन वर्क डन दैट इज pdv, वो कितना हो जाएगा? 0। क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, आइडियल गैस के लिए dq कितना हो जाएगा? NCV dt। यस और नो? NCV dt, NCV dt। अप्लाई करो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, dq इज इक्वल टू du प्लस dw, NCV dt इज इक्वल टू du। ये है इंटरनल एनर्जी में चेंज का फॉर्मूला। NCV dt, चाहे किसी सिस्टम में वॉल्यूम कांस्टेंट हो ना हो, आप du के लिए NCV dt यूज करोगे। आप कहोगे सर वॉल्यूम, dq के लिए नहीं बोल रहा हूं NCV dt, du के लिए बोल रहा हूं NCV dt। आप कहोगे सर ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे पास सपोज प्रेशर कांस्टेंट है, फिर भी मैं du के लिए NCV dt फॉर्मूला यूज करूंगा? कैसे? ध्यान देना, सपोज करो 10 कैलोरी ऑफ हीट आप किसी सिस्टम को दे रहे हो, 10 कैलोरी ऑफ हीट। आप इसको सोचो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आपने हीट दी, उस हीट ने 2 काम किया, कुछ हीट ने वॉल्यूम को चेंज किया और कुछ हीट ने क्या किया? इंटरनल एनर्जी को चेंज किया। जिस हीट ने इंटरनल एनर्जी को चेंज किया उसने वॉल्यूम को तो नहीं इफेक्ट डाला, तो उस हीट के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया कि नहीं हो गया? मतलब 10 कैलोरी आपने हीट दी, मान लिया 7 कैलोरी ने टेंपरेचर बढ़ाया, 3 कैलोरी ने एक्सपेंशन किया, तो 3 कैलोरी के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, ना ही 10 कैलोरी के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट है, 7 कैलोरी के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो du के लिए आप क्या यूज करोगे? NCV dt, भले ही वॉल्यूम कांस्टेंट उस केस का हो चाहे ना हो। मैं dq के लिए नहीं बोल रहा हूं, dq के लिए तो NC डेल्टा T ही यूज करना पड़ेगा क्योंकि वो टोटल हीट को रिप्रेजेंट करता है। du सिर्फ किस हीट को रिप्रेजेंट करता है? जो टेम्परेचर बढ़ा रही है। उस हीट के लिए वॉल्यूम क्या हो गया? कांस्टेंट। तो उस हीट के लिए आप क्या यूज कर सकते हो? NCV dt। इससे हमारे पास एक सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आती है इसकी, इसको बोलते हैं, ये मैं फिर बोल रहा हूं, ये एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं मेयर्स फॉर्मूला। फॉर्मूला।
मेयर्स फॉर्मूला एग्जाम के लिए, मतलब आप लगा लो लगभग कंफर्म्ड क्वेश्चन है, ये आएगा ही आएगा, लगभग कंफर्म्ड क्वेश्चन है, इसका प्रूफ आएगा ही आएगा, मेयर्स फॉर्मूला। अब ये होता क्या है, ये होता क्या है, ये होता है सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, बचपन से तो पढ़ा हुआ है ना, सीपी माइनस सीवी किसके बराबर है, आर के, हमने शुरू में किया था, आज प्रूफ करते हैं, प्रूफ करते हैं इसको। सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर का प्रूफ कैसे करोगे, सीपी सीवी दो केस में चाहिए, कांस्टेंट वॉल्यूम का केस और कांस्टेंट प्रेशर का केस। सबसे पहले कंसिडर n moles of ideal gas in a cylinder fitted with a piston। एक n moles of ideal gas हमने कंसिडर कर लिया सिलेंडर में फिटेड विद अ पिस्टन। ये एक सिलेंडर है, इस पे पिस्टन लगा हुआ है, n moles of ideal gas है, ठीक है। अब पहली चीज, लेट हीट इज गिवन टू सिस्टम at constant volume and let the change in temperature of system is dt। so apply कीजिए first law of thermodynamics, dq is equal to du plus dw। dq कितना हो गया, ncv dt, du plus dw हो गया जीरो, बिकॉज dv क्या है जीरो, तो pdv क्या होगा जीरो, मतलब du आपके पास आ गया ncv dt। रखो संभाल के, वही चीज है, एग्जैक्ट सेम स्टेप्स किए मैंने, कोई फर्क नहीं किया। बेसिकली मैं इन दोनों केसेस को कंबाइन करूंगा, ध्यान दो। दूसरा, now let heat is given to system at constant pressure so that we get same rise in temperature। ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे मैंने हीट दी थी, अब मैंने कांस्टेंट प्रेशर पे हीट दिया सो दैट कि सेम राइज इन टेम्परेचर मुझे मिले dt। इतनी हीट दी कि सेम राइज मिले। सो अब अप्लाई करिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, dq डैश इज du डैश प्लस dw डैश। दूसरा केस है डैश डैश डैश। dq डैश कितना हो गया, dq डैश हो गया आपके पास n cp dt du डैश प्लस p dv। यस और नो। अब दोनों ही केसेस में राइज इन टेम्परेचर सेम है, अगर टेम्परेचर में चेंज सेम होगा तो इंटरनल एनर्जी में सेम चेंज आएगा, बिकॉज इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली। सिंस rise in temperature is same in both the cases, therefore du is equal to du dash, because internal energy depends on temperature only। सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और कोई फैक्टर नहीं है। सो 1 2 देयरफॉर यूजिंग 1 and 2 आपके पास आया ncp dt इज ncv dt प्लस p dv। एनु इधर ले आओ,
एनसीपी माइनस सीवी dt इज इक्वल टू पीडीवी। नंबर 3, अब पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। सिंस पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, डिफरेंशिएट करो बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। प्रेशर कांस्टेंट है डीवी बाई डी टी इज एनआर, टेम्परेचर का dt बाई डी टी, dt dt कट गया डिनोमिनेटर का, pdv इज एनआर dt। नंबर हो गया ये 4। सब्स्टिट्यूट कीजिए, सब्स्टिट्यूट 4 इन थर्ड, इसमें एनसीपी माइनस सीवी dt इज एनआर dt, एन और dt कट गया, सीपी माइनस सीवी किसके इक्वल आया, आर के। 3 मार्क की डेरिवेशन और बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, लॉजिकली देखो देखो इंग्लिश लिखनी पड़ती है, एक्सप्लेनेशन डेरिवेशन में जरूरी होती है, नहीं तो डेराइव तो यही हो गया था, डी को यहां सब्स्टिट्यूट करो, पहुंच के उसी फॉर्मूले पे, डी को ना डालो, सेम आ गया ना, एनसीपी डी टी माइनस एनसीपी डी टी इज इक्वल टू पीडीवी, एनआरडीटी के बराबर करो, खत्म, प्रूफ तो यही हो गया था। बट एक्सप्लेनेशन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट व्हेन यू डू डेरिवेशंस। थियोरेटिकल में नंबर इसीलिए कटते हैं कि आप एक्सप्लेन नहीं करते हो, सीधा मैथ्स लिखते हो, खत्म हो गया, नहीं, एक्सप्लेन करो। अब देखो ना, कितना जो कर रहे हो वही तो लिखना है, कुछ अलग नहीं करना। यहां तक समझ में आया? पहले इतना लिखेंगे, फिर हम आगे चलेंगे, इसके आगे एप्लीकेशंस कंटिन्यू करेंगे। पहले फर्स्ट 5 एप्लीकेशंस लिखिए और ये जो रहता है वो लिखिए। अगली एप्लीकेशन पे आते हैं, एप्लीकेशन नंबर 6। अगर आपके पास हो बॉइलिंग प्रोसेस, बॉइलिंग प्रोसेस में मतलब आप लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हो, लिक्विड स्टेट पे से किस पे जा रहे हो, गैसियस स्टेट पे, बॉयल कर रहे हो। बॉयल करने पे क्या होता है, लिक्विड एक वॉल्यूम ले रहा है, जब वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो वो डेफिनेट वॉल्यूम नहीं लेता, वो पूरे कंटेनर का वॉल्यूम ले लेता है। सो लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने पे वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहता, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहता। सिस्टम को आपने हीट भी दी है तभी वो कन्वर्ट हुआ, स्टेट चेंज हुई है, स्टेट चेंज हुई है। जब स्टेट चेंज होती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर तो du 0 होगा, स्टेट चेंज होती है तो du 0 होगा, बट नहीं होगा। वो du 0 सिर्फ किस में होता है, आइडियल गैसेस में। या मैं लिक्विड और सॉलिड्स की बात कर रहा हूं, आइडियल गैस है क्या ये, मैंने लिक्विड बोला, लिक्विड कन्वर्ट हुआ किसमें, गैसियस स्टेट में, वेपर में बन गया, पानी वेपर में कन्वर्ट हो गया, कहां से आ गई आइडियल गैस। आइडियल गैस की बात नहीं हो रही है यहां पे, तो यहां पे du 0 नहीं होगा। आप बोलोगे इफ हीट is provided to system of liquid then amount of heat required to change the state at constant temperature dq वो कितना हो जाएगा, ml। यस और नो, dq जो हो जाएगा वो हो जाएगा ml। अब इसमें अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करता हूं, dq इज इक्वल टू du प्लस dw, तो dq क्या हो गया, ml, du होगा प्रेशर इंटू v ऑफ गैस माइनस v ऑफ लिक्विड। तो यहां से आप du निकाल सकते हो, ml माइनस प्रेशर इंटू v ऑफ गैस माइनस v ऑफ लिक्विड। चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा। सो इवन इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, इवन इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, there will be
change in internal energy because it's not ideal gas. वो सिर्फ आइडियल गैस में होता है. दूसरा एक एग्जांपल और, सपोज आपके पास है वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस और है आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस. दोनों का टेम्परेचर सेम है. किसकी इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी? वाटर की, क्योंकि वो इजीली मूव कर सकता है. वाटर की इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी. क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है बट स्टेट तो बदली ना. तो आपके पास स्टेट चेंज हो रही है, इसलिए इंटरनल एनर्जी चेंज होगी. वो जो हमने बोला इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, दैट इज ओनली वैलिड फॉर आइडियल गैसेस. ठीक है. इस पे बेस्ड ये न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं काफी. ये न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, बॉइलिंग प्रोसेस के बाद है बॉइलिंग प्रोसेस के बाद है मेल्टिंग प्रोसेस. मेल्टिंग प्रोसेस का मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना. सॉलिड से जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा. आपने 10th में क्वेश्चन पढ़े होंगे ना, अ सिलेंडर इज रिकास्ट इनटू अ कोन, उसकी हाइट इतनी, रेडियस निकालो. क्या इक्वेट करते थे? वॉल्यूम. सॉलिड था, लिक्विड बना, फिर वो बन गया. गैस में नहीं कर सकते वॉल्यूम कांस्टेंट, क्योंकि गैस एक्सपैंड हो जाती है, बट सॉलिड लिक्विड में कर सकते हो. सो इस केस में मेल्टिंग प्रोसेस में, इन केस ऑफ मेल्टिंग, वॉल्यूम रिमेन सेम. मतलब dw क्या हो जाएगा? 0. dw 0 होने का मतलब d, अगर अप्लाई करें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अप्लाइंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सो dq इज इक्वल टू du प्लस dw. तो इधर हो गया मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू du प्लस 0. तो इधर चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या लगेगी? मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. या पिछले वाले में एल क्या था? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि यहां पे सॉलिड गैस, लिक्विड टू गैस में कन्वर्जन हो रही थी. क्लियर? समझ में आ गया? अगला एप्लीकेशन है 8th एप्लीकेशन. ये है प्रूफ ऑफ इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक चेंजेस. ये आपको तभी करनी है, डू ओनली इफ डन इन स्कूल. जनरली नहीं कराते. तो ये अगर स्कूल में कराएंगे तो करना इसका प्रूफ, ना कराएं तो मत करना. अभी समझ लो सिर्फ. स्कूल का याद है तुम्हें कि कराया है या नहीं कराया? वो आई हाईली डाउट अबाउट इट. तो आप चेक कर लेना घर जाके. अगर स्कूल में कराया होगा तो इसको लर्न करना पड़ेगा. अगर स्कूल में नहीं कराया होगा तो फिर आप छोड़ सकते हो. टीचर से पूछ लेना आपके कोर्स में, स्कूल के कोर्स में है कि नहीं. इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक चेंजेस. अब मैंने क्या किया? एडियाबैटिक में क्या होता है? नो हीट इज गिवन, नो हीट इज टेकन आउट ऑफ द सिस्टम, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम चेंज होता है, प्रेशर भी चेंज होता है, वॉल्यूम भी चेंज होता है. तो अप्लाई करो आइडियल गैस इक्वेशन. PV is equal to nRT. Differentiating both sides with respect to temperature. So d by dt of pressure into volume is equal to nr constant d by dt of t. ये प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि अब ना तो प्रेशर कांस्टेंट है ना वॉल्यूम. फर्स्ट प्रोडक्ट रूल क्या होता है? फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज nr dt by dt 1 हो गया. ये dt क्रॉस मल्टीप्लाई करो, dt की वैल्यू आ गई p dv प्लस v dp अपॉन nr. रख लो संभाल के, रखो संभाल के. अब अप्लाई करो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स.
applying first law of thermodynamics for adiabatic. dq किसके इक्वल? du प्लस dw, और dq कितना हो गया? 0, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में नो हीट इज गिवन, नो हीट इज टेकन आउट ऑफ द सिस्टम। मतलब आपके पास आया du प्लस dw इक्वल टू 0। du का क्या फॉर्मूला बताया मैंने? ncv dt। dw क्या होता है? pdv इक्वल टू 0। ये सुनो, ये dt की वैल्यू इधर सब्सटीट्यूट कर दो। सब्सटीट्यूट फ्रॉम 1, फर्स्ट इक्वेशन से dt की वैल्यू डाल दो। ncv pdv प्लस vdp अपॉन nr प्लस pdv इक्वल टू 0। यस और नो? n कट गया, ब्रैकेट खोलो, एलसीएम लो। cv pdv प्लस cv vdp प्लस pdv इंटू r इक्वल टू 0। pdv वाली दो टर्म्स आ गई, एक ये टर्म और एक ये टर्म, इन दोनों में से pdv कॉमन, क्या बचा? cv प्लस r प्लस cv vdp इक्वल टू 0। cp माइनस cv r के इक्वल होता है, तो cv प्लस r किसके बराबर हुआ? cp के। सो cp pdv प्लस cv vdp इक्वल टू 0, बिकॉज cp माइनस cv इक्वल टू r, तो cp कितना हुआ? cv प्लस r। तो डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय cv pv, क्या हुआ? cp pdv अपॉन cv pv प्लस cv vdp अपॉन cv pv। कैंसिलेशंस होंगी, इधर p से p कैंसिल हो गया, इधर v से v कैंसिल हो गया, cv से cv कैंसिल हो गया। व्हाट इज लेफ्ट? cp बाई cv क्या होता है आजकल? गामा। गामा dv बाई v प्लस dp बाई p इक्वल टू 0। इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों साइड्स। गामा इंटीग्रेशन dv बाई v प्लस इंटीग्रेशन dp बाई p, 0 का इंटीग्रेशन हो गया कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0, तो 0 का इंटीग्रेशन क्या लोगे? कांस्टेंट। ये हो गया गामा लॉग ऑफ p, लॉग ऑफ v प्लस लॉग ऑफ p इक्वल टू कांस्टेंट। लॉग की प्रॉपर्टीज लगाओ, नेचुरल लॉग ऑफ v टू पावर गामा प्लस नेचुरल लॉग ऑफ p इक्वल टू कांस्टेंट। लॉग a प्लस लॉग b, लॉग ab लॉग pv रेज टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। सो pv रेज टू पावर गामा किसके बराबर आ गया? कांस्टेंट। लॉग उधर जाएगा, एंटी लॉग बनेगा, एंटी लॉग ऑफ कांस्टेंट इज अनदर कांस्टेंट। समझ में आया? अब समझ में आया क्यों नहीं कराते स्कूल में? ठीक है, तो ये तब करनी है अगर आपको स्कूल में कराएं, नहीं कराते छोड़ दो। ठीक है, समझ में आई बात? इतना लिखिए प्लीज। ऑनलाइन सबको क्लियर है? स्पेसिफिकली मेल्टिंग बॉइलिंग प्रोसेस तो सबको क्लियर है? इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स काफी आते हैं, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स काफी आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए। इसमें भी फर्स्ट लॉ यूज होता है, ये फॉर्मूले की फॉर्म में काम आएगा। Cp and Cv in terms of gamma। गामा की फॉर्म में Cp और Cv का क्या रिश्ता कहलाता है? कैसे यूज करेंगे? गामा होता क्या है? गामा होता है रेशियो ऑफ प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स। याद है गामा क्या होता है? रेशियो ऑफ प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स। सो गामा की वैल्यू Cp बाई Cv होती है, तो आप Cp को गामा टाइम्स Cv लिख सकते हो। दूसरा Cp माइनस Cv R के इक्वल होता है
गामा टाइम्स सीवी माइनस सीवी इक्वल टू आर, तो सीवी को आर अपॉन गामा माइनस 1 लिख सकते हो रीअरेंज करके। सो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम आ गया आर अपॉन गामा माइनस 1, ये फॉर्मूला काम आएगा। दूसरा, इसको अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं सीपी में, सीपी क्या है, गामा टाइम्स सीवी मतलब गामा आर अपॉन गामा माइनस 1, ये हो जाएगा सीपी। तो ये हो गया सीपी एंड सीवी इन टर्म्स ऑफ गामा, दोनों की वैल्यूज आ गई, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। ठीक है, स्पेसिफिकली एमसीक्यूज वगैरह में ये चीजें काम आती हैं। दूसरा, अगर आपके पास पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, स्पेसिफिक हीट इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हमने क्या पढ़ा था, पीवी रेज टू पावर अल्फा इक्वल टू कांस्टेंट वाला होता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट समझने के लिए छोटी सी बात, आपको याद होगा वर्क डन इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस वर्क डन का फॉर्मूला हमने निकाला था nr अपॉन 1 माइनस अल्फा T2 माइनस T1। अगर इसमें अल्फा की बात करें जनरली 1 से बड़ा होता है, nr अपॉन अल्फा माइनस 1 T1 माइनस T2, तो इसको हम लिख सकते हैं nr अपॉन अल्फा माइनस 1 इंटू डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर। यही चीज हमने उसमें भी बताई थी आपको, जब हम बात कर रहे थे उसकी एडियाबैटिक प्रोसेस की, तो उसमें आपको बताया था nr अपॉन गामा माइनस 1 इंटू चेंज इन टेम्परेचर भी लिख सकते हो, वो वैल्यू आपको दे देगा। अब अगर मैं इसमें लगाऊं dq इज इक्वल टू डी nc डेल्टा टी, अप्लाइंग डेल्टा q इज इक्वल टू nc डेल्टा टी, तो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू आती है डेल्टा q अपॉन n डेल्टा टी। इस पे आप अप्लाई करो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो आप लिख सकते हो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू डेल्टा U प्लस डेल्टा W अपॉन n डेल्टा टी, मतलब डेल्टा U अपॉन n डेल्टा टी प्लस डेल्टा W अपॉन n डेल्टा टी लिख सकते हैं। डेल्टा U का क्या फॉर्मूला पढ़ा है आपने, NCVDT, तो ये हो गया NCV डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी प्लस DW ये निकाला nr अपॉन अल्फा माइनस 1 डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी इंटू n। तो आपके पास क्या रिश्ता आया स्पेसिफिक हीट का, CV n और डेल्टा टी कट गए, इधर भी n और डेल्टा टी कट गए, प्लस r अपॉन अल्फा माइनस 1, यही आया। और अभी हमने CV का फॉर्मूला क्या निकाला, r अपॉन गामा माइनस 1, मतलब मेरे पास स्पेसिफिक हीट पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए कितनी आई, जनरल किसी भी प्रोसेस के लिए r अपॉन गामा माइनस 1 प्लस r अपॉन अल्फा माइनस 1, ये होता है जनरल फॉर्मूला स्पेसिफिक हीट का। समझ में आ गया, क्लियर, श्योर? प्लीज यहां तक, पहले अगला भी समझ लो फिर एक साथ लिखना। दो टाइप की और प्रोसेस जिसकी हम ऑलरेडी पहले बात कर चुके हैं, जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं, एक प्रोसेस है साइक्लिक प्रोसेस, न्यूमेरिकल्स में बात की थी। साइक्लिक प्रोसेस कौन सी होती है, साइक्लिक प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस which returns back to its original state following different path। जैसे सपोज प्रेशर और वॉल्यूम का ये ग्राफ है, प्रेशर और वॉल्यूम का ये ग्राफ है, ए से बी पॉइंट तक गया, कोई प्रोसेस है जिससे ए से बी वो चला गया। अब बी से ए अगर वो डिफरेंट पाथ फॉलो करके आता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस।
सेम पाथ फॉलो करके आता है तो उसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल। दोनों एक साथ समझा रहा हूं। दूसरा पॉइंट है रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस कौन सी होती है? रिवर्सिबल प्रोसेस कौन सी होती है? प्रोसेस in which system returns to original state following same path। सेम पाथ फॉलो करके वो ओरिजिनल स्टेट पे आ जाए। मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ अगर ऐसे गया तो इसी स्टेप से वापस इसी उससे वापस आ जाए। इसको क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल प्रोसेस। अब साइक्लिक प्रोसेस में पहला पॉइंट, जो वर्क डन होगा, वर्क डन इज गिवन बाय एरिया एनक्लोज्ड। माने ये एरिया, ये वर्क डन देगा। ये पहले भी एक्सप्लेन किया था मैंने। ए से बी तक पूरा एरिया हो गया पॉजिटिव वर्क, बी से ए तक इतना एरिया क्या हो गया? नेगेटिव वर्क। दोनों का सम क्या आ जाता है? एनक्लोज्ड एरिया। दूसरी बात, इसमें सिंस नो एरिया एनक्लोज्ड, नो एरिया इज एनक्लोज्ड, तो वर्क डन कितना होगा? 0। ओवरऑल वर्क कितना हो जाएगा इसमें? ओवरऑल वर्क कितना हो जाएगा? डीडब्ल्यू नहीं लिखना चाहिए, टोटल वर्क लिखना चाहिए। टोटल वर्क कितना होगा? 0, क्योंकि जितना पॉजिटिव एरिया कवर हुआ उतना ही नेगेटिव एरिया हुआ। दूसरी बात, सिस्टम जो है, सिंस सिस्टम रिटर्न्स टू ओरिजिनल स्टेट in both cyclic and reversible processes, du कितना हो जाएगा? 0। ओवरऑल चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ओवरऑल चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये होगी 0। मतलब इसके लिए ओवरऑल डी कितना हो जाएगा? 0। तो ऐसा, क्योंकि सिस्टम वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ रहा है, सेम टेम्परेचर सब कुछ सेम हो रहा है, वो अपने वापस ओरिजिनल पॉइंट पे वापस आ रहा है, तो उसका क्या हुआ? इंटरनल एनर्जी में चेंज हमेशा क्या होगा? 0। चाहे वो साइक्लिक प्रोसेस हो, चाहे वो रिवर्सिबल प्रोसेस हो। समझ में आ गया यहां तक? अब कुछ ग्राफ्स करेंगे। पहले इतना लिख लीजिए प्लीज। ये जिन पे मैंने स्टार लगाया, मैं फिर बोल रहा हूं, ये आपके एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, काम आएंगे। लिख लीजिए यहां तक। नेक्स्ट, अगर हम ग्राफ्स बनाएं कुछ, अपने सबके इंडिकेटर डायग्राम के तो ग्राफ्स करें, इंडिकेटर डायग्राम के अलावा ग्राफ्स अगर करें, सपोज करो मैंने बोला प्रेशर टेम्परेचर का ग्राफ करना है, प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ्स। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस की, आइसोथर्मल के लिए प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ कैसा बनेगा बताओ? प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो ऐसा वर्टिकल ग्राफ बनेगा कि नहीं बनेगा? मानते हो? प्रेशर इज कांस्टेंट तो ऐसा वर्टिकल ग्राफ बनेगा कि नहीं बनेगा? ऑनलाइन सबको क्लियर है? अगर आइसोथर्मल के बाद सपोज मैं आइसोबारिक के लिए बनाता हूं, आइसोबारिक का क्या कांस्टेंट होता है? क्या कांस्टेंट होता है? प्रेशर, प्रेशर इज कांस्टेंट, तो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन, इजंट इट? प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ, प्रेशर इज कांस्टेंट, ठीक है। अगर हम आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए बनाते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए कैसा बनेगा बताओ? प्रेशर वर्सेस
टेम्परेचर ग्राफ बनाना है। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए क्या होता है? प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है कि नहीं होता? आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। तो ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। पास नहीं करेगा क्योंकि उस पे 0 केल्विन पे आप आ नहीं सकते, बट अगर एक्सटेंड करूं तो ओरिजिन आना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ग्राफ है। अगर एडियाबैटिक के लिए बनाओगे तो कैसा बनेगा? प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। बताओ कैसा बनेगा एडियाबैटिक का? एडियाबैटिक की इक्वेशन बोलो, प्रेशर टेम्परेचर वाली। प्रेशर टेम्परेचर वाली एक होता है पीवी इक्वल टू पीवी रेज़ टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। वॉल्यूम को एलिमिनेट करो, क्या बनता है? पी टू पावर 1 माइनस गामा टी टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। पी टू पावर 1 माइनस गामा टी टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। मानते हो? यही बनता है। अब जरा ध्यान देना मेरी बात, प्लीज ध्यान से सुनना। 1 माइनस गामा नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नहीं होता। तो गामा माइनस 1 वो होता है पॉजिटिव। टी टू पावर गामा अपॉन पी टू पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट। तो टी टू पावर गामा इज प्रोपोर्शनल टू पी टू पावर गामा माइनस 1। मानते हो? ये भी पावर पॉजिटिव है, टी टू पावर गामा। ये भी पावर पॉजिटिव है, ये भी पावर पॉजिटिव है। इसका मतलब जब प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, बट प्रोपोर्शनली नहीं बढ़ेगा। प्रोपोर्शनली नहीं बढ़ेगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। वो नीचे की तरफ इनवर्स वाला क्यों बन रहा था कि वॉल्यूम बढ़ रहा था तो प्रेशर घट रहा था। इसमें क्या है? टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, इंक्रीजिंग इफेक्ट आएगा। क्या ये क्लियर है सबको? अप्रोच समझ में आई? इसी तरह से अगर मैं वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ बनाऊं, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ बनाए, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ कैसे बनेंगे बताओ? पहला आइसोथर्मल, इसका तो खुद दूसरा है। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल। तुम बनाओ, मैं चारों का खांचा बना के छोड़ रहा हूं, तुम साथ साथ बनाओ। आइसोथर्मल के बाद इसमें बनाओ आइसोकोरिक। वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, ये वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ पेपर में एमसीक्यूज में आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स आइसोथर्मल एडियाबैटिक? और वो जरूरी नहीं है पीवी ग्राफ्स आए, कैसे भी पूछ सकता है। तीसरा आइसोबारिक, फोर्थ एडियाबैटिक। वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर बना लिए चारों? कोशिश करो। पहला तो आसान है, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर कैसा बनेगा? आइसोथर्मल है, वर्टिकल, बिल्कुल सही, ऐसा बनेगा क्योंकि टेम्परेचर इज कांस्टेंट तो वर्टिकल ग्राफ बनेगा। स्लोप हो गया नॉट डिफाइंड बिकॉज टेम्परेचर इज कांस्टेंट। दूसरा वाला क्या बनेगा आइसोकोरिक में? हॉरिजॉन्टल, एब्सोल्युटली। क्यों? वॉल्यूम इज कांस्टेंट तो सीधी लाइन बनेगी वॉल्यूम के, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तीसरा आइसोबारिक कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। क्यों? प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पी कांस्टेंट है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ग्राफ क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। परफेक्ट। चौथा एडियाबैटिक, एडियाबैटिक में वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ कैसे? इक्वेशन क्या बनती है पहले बताओ? वॉल्यूम और टेम्परेचर की प्रेशर एलिमिनेट करोगे, टीवी रेज़ टू पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट। टी वी रेज़ टू पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट। अब देखो गामा माइनस 1 पॉजिटिव है, मतलब v टू पावर गामा माइनस 1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, तो ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। समझ में आई बात? अप्रोच क्लियर है कि कैसे ग्राफ को सोचना है? पहले तो पावर को पॉजिटिव बनाओगे ना, क्योंकि पावर नेगेटिव का मतलब क्या होता है? उल्टा। हमें प्रोपोर्शनैलिटी और इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी देखनी है तो उल्टा थोड़ी ना करेंगे। समझ में आ गया? ऑनलाइन सबको यहां तक क्लियर? ये था हमारा पूरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आपको करना क्या है? एक एक अक्षर रिपीट करना है, एक एक चीज, एक एक स्टेप, एक एक फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है? थैंक यू।